हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। चूंकि पीजीटी की एग्ज़ाम डेट शेड्यूल हो चुकी है, पीजीटी हिंदी की भी अब एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं, तो इसी वीडियो में हम पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि पूरे 200 क्वेश्चंस होंगे। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन बनाते ही करप्टेड होने की वजह से इसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो कोई बात नहीं, ये दोबारा मेहनत होगी, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो प्रश्न 1 है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, ए में आपके 5 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। पार्ट बी में आपके 10 सेट होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें, ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो 200 प्रश्न हो जाएंगे और हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा और 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो हर चीज को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है। एग्जाम के टाइम आपको समय का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेट आंसर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज कि आप सेक्शन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन को छोड़ देते हैं और आगे सेक्शन में चले गए तो आप बैक में नहीं जा सकते। नो ऑप्शन, बैक में जाने का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपके वो तो 20 मार्क्स ये समझो कि 0 ही हो जाएंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि एक भी चीज को छोड़ के नहीं चलना है ना। मतलब छोड़ने का मेरा कहने का मतलब है कि बिना देखे नहीं छोड़ना है। एक बार उस पर नजर तो जरूर मारनी है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करो, जो नहीं आती है उसको आप छोड़ सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न है, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि, तो इसके हम संधि क्या होती है, संधि और उसके साथ क्या है, विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना। तो हम जब इसको अलग करते हैं तो ये तो पता ही है आपको, नमः कैसे लिखते हैं, नमः, बाद में ये 2 विसर्ग आते हैं प्लस ते। तो जब ये विसर्ग संधि हुई, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है इसमें कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। जब ये विसर्ग प्लस एक व्यंजन मिलता है ते, तो ये क्या बन जाता है, आ, स बन जाता है। तो क्या बना, नमस्ते। प्रश्न 2, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो धरती का मेदिनी, तटिनी किनारे का होता है शुभ्रा भारती, या देख सकते हैं। आगे प्रश्न 3, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध मानक शब्द रूप कौन सा है। तो संन्यास, पहला ही शब्द आपका शुद्ध होता है। यहाँ पर न की बिंदी भी लगती है और आधा न भी आता है, संन्यास। ठीक है, कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद, देखिए संधि से ये आपका दूसरा प्रश्न, कवीश्वर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए ये आपकी कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि में आपकी, स्वर संधि के भी आपके 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें से ये आपका बनता है ई प्लस बड़ा ई, है ना। छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बनाता है, हमारा बड़ा ई बनाता है। तो ये आपकी स्वर संधि है। और उन 5 में से भी जो भेद आपका आता है संधि का, जैसे अयादि हो गया, और उसके अलावा आपका व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है, ये आपका स्वर संधि का एक पार्ट है, दीर्घ संधि, जिसमें ई और ई मिलकर बड़ा ई बनता है। तो यहाँ पर छोटा ई है कवि में और बड़ा ई है ईश्वर में, तो छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है, ये वाला कवीश्वर। आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा, निवर्ती। प्रवृत्ति क्या होती है और उसका ऑपोजिट होता है निवर्ती। प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ना कि इसकी तो यही प्रवृत्ति है ना। ठीक है,
अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, इसमें कौन सा दोष है? अनेकों, देखो अनेकों भी आ गया और लोगों भी आ गया, यानी कि दोनों ही चीजें किसमें हो गई? बहुवचन में। तो यहाँ पर वचन दोष है, ठीक है। या तो बहुत से या लोगों ने होना चाहिए था, या अनेकों ने, यहाँ पर लोगों हट जाना चाहिए था। अनेकों ने कार्यक्रम में भाग लिया, यहाँ पर वचन दोष है, ऑप्शन 2। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आपका DSSB का किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम क्यों ना हो, ज्यादातर पूछा ही जाता है। SSC में भी ये प्रश्न बहुत बार आया है, हिंदी पार्ट में, ये सेक्शन ए में भी पूछा गया है ना, जो आपका जनरल पेपर होता है वहां भी पूछा जाता है। ये कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। कक्षा, सभा, सेना, दल, ये कौन सी संज्ञा है? ये आपको पता ही है। जब एक समूह की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। कक्षा क्या है? एक समूह ही है ना, कई सारे बच्चों का, और उसके साथ एक टीचर का समूह है ना, कक्षा। सभा, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, एक समूह होता है व्यक्तियों का। सेना में जो सैनिक होते हैं उनका समूह होता है। दल भी समूह ही है अपने आप में, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न 8, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करना पड़ता है? खून पसीना एक करना पड़ता है। ये यहाँ पर आप मुहावरा कह सकते हो, लोकोक्ति कह सकते हो, ठीक है। दांत खट्टे करना ये अलग ही होता है। बाल की खाल खींचना, मतलब किसी को ज्यादा परेशान करना या उसका बिल्कुल गड़े मुद्दे उखाड़ना, ये होता है आपका कि कोई छिपी हुई बात होती है, उसको बार बार आप निकालते हो, है ना, गड़े मुद्दे उखाड़ते हो, कि छिपी हुई बात को बार बार निकालने की कोशिश करते हो, जानने का प्रयास करते हो। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो ये कौन सी है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक हमने बात की, समूहवाचक में दल, सेना, ये सब समूह होते हैं। भाववाचक में जो आपके भाव से जुड़े होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, बचपन भी भाववाचक होती है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है? और भी हो सकता है इस तरह से। जाति, किसी विशेष जाति के बारे में, ये जाति नहीं कि आप किसी जो आपके जाति वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, नहीं, जाति मतलब एक समूह किस चीज का? जैसे मान लो फूल, फूल हो गया, तो फूल क्या हुआ? एक फूलों की जाति है ना। किसी भी लड़का हो गया, ठीक है, तो ये क्या है? एक जाति की बात हो रही है ना, लड़का जाति की बात हो रही है। व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब हम बात करते हैं। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, तो ये कैसा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? और तथा। जब दो सरल वाक्यों को और तथा या किसी अन्य से जोड़ते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। विस्मयादि में आपको अक्सर ये वाला साइन मिलता है ना, ऐसे लंबा डंडा और उसके नीचे बिंदु, पूर्ण विराम के साथ बिंदी। विस्मय कि आप छीछी हाय, इस तरीके से। और सरल वाक्य आपको बताइए, वह लड़का है, वह फूल है, यह किताब है, यह पेन है, ये सब आपके सरल वाक्य में आ जाएंगे। और मिश्रित आपका होता है जैसे, तैसे, वैसे, वहां, ये, वो, जो, ये सब कुछ जिसमें आती है वो मिश्रित वाक्य होता है। अगर, है ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, अगर मैं पढ़ लिया होता तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाता, इस तरीके से। तो वो क्या हो गए? जैसे, तैसे, वैसे, ये सब आपके मिश्रित वाक्य में आते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत और रत्न, तो इसमें तत्पुरुष समास है। द्विगु बहुब्रीहि में आपका होता है जब दो अलग अलग मिलकर एक, जब ना तो पहला पद ही प्रधान होता है ना दूसरा पद ही प्रधान होता है, दोनों मिलकर एक नया अर्थ जब प्रकट करते हैं, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर, चक्रधर किसको, किसके लिए प्रयोग होता है? चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला कौन थे? कृष्ण, ठीक है। इसी तरह से पीतांबर, पीले वस्त्र वाला, कौन है पीले वस्त्रों वाला? कृष्ण, ठीक है। नीलकंठ किसके लिए प्रयोग हुआ है? नील अलग होता है, कंठ अलग होता है, और दोनों मिलकर एक तीसरा ही अर्थ हमारे सामने लेकर आते हैं। पीतांबर, नीलकंठ, नीलकंठ शिव के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दुरात्मा यानी कि बुरी आत्मा, अल्प बुद्धि, ये सब क्या है? आपके बहुब्रीहि समास है। अगर बात करें हम अव्ययी भाव की, तो आपका अव्ययी भाव
मतलब कि इसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। बहुब्री में हमने बताया कोई भी जो शब्द होता है, पद होता है, वो प्रधान नहीं होता है। अविभाव में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद, ठीक है। और उसी के अनुसार हमें अर्थ मिलता है, जैसे यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, आजीवन जीवन पर्यंत, आजन्म, ये सब किस में आएंगे? अविभाव में। द्विगु में आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं, ठीक है। द्वि मतलब दो, और उसमें आएगा आपका अंक, ठीक है। संख्या, संख्यावाचक जब होता है विशेषण इसमें, तब आपका द्विगु समास होता है। जैसे अष्टभुज, चारपाई, चतुर्भुज, ये सब आपके द्विगु में आएंगे। तो भारत रत्न आपका तत्पुरुष समास में आएगा। तत्पुरुष मतलब कि जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है ना, रत्न है, कौन सा रत्न है? ये प्रधान है ना। अब इसके माध्यम से ही हमें पता चलता है कौन सा रत्न है, भारत रत्न है। भारत रत्न मतलब कि भारत का रत्न, जहां पर ये आपके कारक आ जाते हैं ना, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष के भी 5 भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध तत्पुरुष। उसके अलावा अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, जिसमें में पर होते हैं, और बस वही होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गए होंगे। समास पर अलग से वीडियो हम बनाएंगे ताकि सब क्लियर हो सके। आगे चलते हैं। सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि होता है? ठीक है, सचिवालय, यहाँ पर आ गया आपका सच प्लस आलय, सची प्लस आलय, तो ई प्लस आ है ना। तो ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि, सचिवालय। आगे चलते हैं। उसके पास चूहा तक पकड़ने का क्या नहीं था? साहस नहीं था, ठीक है। आप अनुभव भी लिख सकेंगे, लेकिन यहाँ पर साहस की बात हो रही है, चूहे से भी वो डरता है। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तत्सम, तो हमने तत्पुरुष समास की बात की थी, लेकिन यहाँ पर शब्द पूछा गया है। तत्सम शब्द आपके होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत् मतलब कि वैसे का वैसा, संस्कृत के जैसा, सेम टू सेम, जो संस्कृत से यूं का यूं हिंदी में ले लिया गया हो, ठीक है। तो ये पूछा है। अगर तद्भव होता है यहाँ पर तद्भव, तो कुछ परिवर्तन के साथ हो, जो संस्कृत के शब्द से वो हिंदी में आए। देशज जो देश में ही पनपे, और विदेशज जो विदेशों से हिंदी भाषा में समा लिए गए या सम्मोहित हो गए। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? कर्म है, और कर्म से ही परिवर्तित होकर काम आया है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 16। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द, मधुप, भ्रंग, ठीक है। मधु होता है ना, मधु शहद, और भ्रंग। आगे चलते हैं। सिंह का पर्यायवाची शार्दुल, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अनुरक्त का विरक्त, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। देखो इसको आप एकदम से पढ़ोगे, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, तो क्या आपको महसूस होगा कि बच्चे को काटो और फल खिलाओ, है ना। ऐसे हो सकता था कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, है ना। तो यहाँ पर कारक या प्रसर्ग दोष है, यहाँ पर बच्चे को नहीं आएगा, ठीक है। ये इसको इधर होगा, फल को काटकर बच्चे को खिलाओ, या इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही संदेश मिलता है, इसलिए यहाँ पर किसका दोष है? कारक ना, ये कारक ही तो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो ये है। आगे चलते हैं। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ आपको नहीं पता ना, कुछ तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, थोड़ा, किसी,
आपको नहीं पता, कोई आया था, अब बताते रहो पेरेंट्स को, कोई आया था कोई आया था, वो पता ही नहीं उनको चल पाएगा कि कौन आया था, है ना। कोई अंकल आए थे, कोई आंटी जी आई थी, कोई दीदी आई थी, कौन नहीं पता, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो गए, किस प्रकार के शब्द हैं, अनिश्चित, कोई भी निश्चित चीज नहीं है। अब यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस खत्म हुए, मतलब कि फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट बी का फर्स्ट सेक्शन है वो खत्म हुआ यहाँ पर। अगर मान लो अभी आपने सोचा कि ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा, इसको मैं बाद में कर दूंगा, अभी मैं इसको सबमिट, यहाँ पर एक सबमिट बटन होगा जो कि आंसर की में नहीं दिया है, आप जैसे ही इसको सबमिट कर देंगे तो भले ही आपको कोई प्रश्न आता हुआ छूट गया हो, आप यहाँ पर दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएंगे, दोबारा एंट्री नहीं होगी आपकी, सिर्फ आगे ही प्रश्न आप देख सकेंगे। और मान लो इसको भी आपने गलती से बाय चांस आपने स्क्रॉल किया, आपने सोचा कि पहले मैं प्रश्न देख लेता हूँ, और आप स्क्रॉल करते चले गए और आपने गलती से बिना कोई आंसर किए सबमिट कर दिया, तो ये 20 मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। ये आपको डराने के लिए नहीं है, प्लीज डिमोटिवेट ना हो, डरे नहीं बिल्कुल भी। इससे ये आपको सिखाने के लिए है, एक नई चीज बताने के लिए है कि ये गलती आप वहां पर ना करें। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, ये दिया था आपका प्रताप नारायण मिश्र ने। और देखिए जो क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से सेट है कि आपके फर्स्ट आपका पूरा का पूरा व्याकरण से संबंधित प्रश्न रखे गए हैं, दूसरे में आपके साहित्य से संबंधित, तीसरे में आपका पत्रकारिता से संबंधित, चौथे में आपके जैसे उपन्यास या कोई रचना ले ली, या फिर आधुनिक साहित्य ले लिया, या भक्ति काल ले लिया, इस तरीके से प्रश्नों को सेट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद के आधार पर बनाया था, ठीक है, किस स्कंद, दसम स्कंद के आधार पर बनाया था। क्या बनाया था, यहाँ पर ये प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज कमेंट में बताएं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, 11 से 13 के क्रम में 24 मात्रा वाले द्वंद को क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। ठीक है, 11-13 जो 24 मात्रा वाले द्वंद होते हैं उसको दोहा कहते हैं। ये छंद की बात हो रही है यहाँ पर, जो हमने अपने सिलेबस में भी जिक्र किया था, छंद, दोहा, रोला, ठीक है, हरिगीति छंद होते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, इंशाअल्लाह खां, और इसको पहली कहानी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ रचनाकारों ने इसको पहली कहानी, प्रथम कहानी भी माना है रानी केतकी की कहानी को। हिंदी में स्वच्छंदता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने, और ये छायावाद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। ठीक है, मुकुटधर पांडे। प्रश्न 6, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसका कथन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक, ये जयशंकर प्रसाद जी की कथन है। हाइकू किस देश की काव्य शैली है, ये आपकी जापान की है, और इस पर जैसे अंधेरे में मुक्तिबोध ने इस पर जो काव्य शैली पर अपनी रचनाएं की हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। ऐसा कभी भी ना सोचे कि विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी है और तुलसी की भाषा क्या है, अवधी है, तो विनय पत्रिका की भाषा भी अवधी होगी। इस चीज पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसको क्लियर कर ले, ये ब्रज भाषा में लिखी है और तुलसीदास की लिखी गई रचना है विनय पत्रिका। प्रेमचंद करबला की विधा क्या है, करबला क्या है, एक नाटक है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने नाटक और उपन्यास कहानी भी लिखी है, तो करबला प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। वियोगी होगा, प्रेमचंद का नाम सुनते ही आप सीधे उपन्यास पर ना जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और नाटक को ध्यान में रखें कि करबला क्या है, नाटक है। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, ये किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत जी ने। ये भी छायावाद के कवि रहे हैं और इनको प्रकृति का कवि कहा गया है, प्रकृति का प्रेमी या प्रकृति का कवि सुमित्रानंदन पंत जी। आगे, जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, मुख्य की प्रधानता होती है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है,
जैसे ढ, आ महाप्राण हो गया ना अधिक प्रयत्न से, तो ये महाप्राण है। आगे चलते हैं। इंद्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है, इंद्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है जादूगर। ठीक है, इंद्रजाल में फंसा रहे हैं यानी कि जादू चला रहे हैं। जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। किसी पर जब अभियोग लगता है तो उसको अभियुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। एक वीडियो इस पर भी लानी पड़ेगी अलग से, सभी रस और उनके स्थायी भाव। 5 मिनट की वीडियो वो बनेगी और फटाफट आप उसको लर्न कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आता ही है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ये किसने लिखा है और किस भाषा में लिखा है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और गारसदा तासी ने लिखा है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, गारसदा तासी। मान लीजिए पहले एग्जाम में इसकी भाषा पूछ ली गई है, तो इस बार हो सकता है कि उसके रचनाकार का नाम या साहित्यकार का नाम पूछ सकते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? रिपोर्टाज का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान। रस पीयूष निधि के जो रचनाकार है वो आचार्य सोमनाथ जी हैं। रस पीयूष निधि, रस सोमवार शिव, ठीक है। अमृत रस का पान पीयूष, ठीक है। किसने? अमृत रस का पान किसने किया था? शिव जी ने किया था। और कौन सा दिन होता है? सोमवार होता है। तो रस पीयूष निधि आचार्य सोमनाथ जी। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। उपमा अलंकार जिसमें सा सम सरिस ये सब आपको दिखे, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपमा होता है। इसके अलावा एक उत्प्रेक्षा होता है जिसमें मानो, मनो, जानो, जनू ये सब आते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर चला। तो ये क्या हुआ आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। वो हनुमान की पूंछ में, वो तो हमने अतिशोक्ति का एग्जाम्पल दे दिया, सॉरी, है ना। वो अतिशोक्ति अलंकार होता है कि जब आप बातों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे रूपक है, जब आप किसी चीज को ज्यों का त्यों आप प्रस्तुत कर रहे हो, उसी का आपने उसको रूप दे दिया हो। माँ मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है। तो वहां पर रूपक होता है। इसके बाद आपका आता है विभावना अलंकार। विभावना मतलब कि जब कार्य तो नहीं हुआ, नहीं, बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है। जैसे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के काम होना, ये सभी कार्य क्या हो रहे? बिना कारण के हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? विभावना अलंकार, यानी कि बिना किसी कारण के आपको कार्य होते हुए पाया जाए। दूसरा आप देख सकते हैं, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। भास्वर मतलब कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी थे जो राजभवन को छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी उनके भास्वर को चमकते हुए दिखाया गया है। जब वो चले ही गए तो वो कैसे चमक सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका विभाव। जैसे ये तो आपने शायद सुना होगा, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुगाए, कि आप बिना पानी के और बिना साबुन के अपने स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस यहाँ तक आपके सेकंड पार्ट हुआ सब्जेक्टिव का। अभी हमारे 2 हो गए ना, 8 पार्ट रहते हैं और 20 प्रश्न के, यानी कि 160 क्वेश्चंस अभी रहते हैं। तो वीडियो थोड़ा और लंबा जाएगा। आज हम सिर्फ 20 और करेंगे, इसके बाद हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, तब उसमें आगे के डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया है? तो सबसे पहले हिंदी का
कहानी किसमें छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। और सरस्वती पत्रिका के जो भारतेंदु जी, माफ कीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके संपादक रहे। 1900 में ये आई थी, ठीक है, प्रयाग से। और मासिक पत्रिका रही है ये, मासिक पत्रिका। और 1903 में द्विवेदी जी इसके संपादक बने थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और उससे पहले जो सबसे पहले इसके संपादक रहे वो थे श्याम सुंदर दास जी, श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। वो 1902 तक रहे। 1903 में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को उनको संपादक बना दिया गया। ये 1921 तक इसके संपादक रहे। फिर 1900 माफ कीजिए 20 तक फिर कामता प्रसाद गुरु जी भी इसके संपादक रहे, ठीक है। तो ये थी सरस्वती पत्रिका के बारे में कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। प्रश्न 2, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? भट्ट नामक ने। नामक नहीं होगा, भट्ट नायक होगा, नायक, भट्ट नायक, ठीक है। अगर आप हिंदी से संबंध रखते हैं तो आपको पता ही होगा, जब पीजीटी टीजीटी की हिंदी कर रहे हैं तो। संतन को कहा सिकरी सो काम, किसने कहा है? कुंदन दास ने। तुलसी गंगा दुए भार सुखबीन के सरदार, किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? एक आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है, रेणु जी, ठीक है। रेणु फणीश्वर नाथ रेणु। आगे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ ने जो हरमीर तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किया था वो किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। ये गोल्ड स्मिथ ने लिखे थे 2 नाटक, उनका हिंदी में अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। आगे चलते। भारत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 संख्या बताई है रसों की, 8 रस बताई है भरत मुनि ने। अहिंसावाद और परपत्रीवाद की संप्रदाय की देन है वैष्णव संप्रदाय। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मुख्य संपादक और संप्रदाय हम यहाँ पर कर चुके हैं, इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, तो लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और देख लीजिएगा। 2 से 4 मिनट की वीडियो है वो बस। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर, ठीक है। ये पहला समाचार पत्र है हिंदी का, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक रहे हैं। लोग लागी कवित बनावत मोही तो मेरो कवित बनावत, ये किसकी पंक्ति है? ये घनानंद जी की पंक्ति है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1928 में हुई थी। किसने की थी? ये आपके लिए प्रश्न है, मुझे तो पता है, और अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, ये जीके में भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे, ठीक है। ये आप कमेंट में लिखेंगे अगर आपको पता है तो, इट्स चैलेंज। चलिए क्वेश्चन 14, भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के 3 तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता और रस, यानी कि नाटक के तत्व भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार 3 है, वस्तु, नेता और रस। आगे, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ठीक है। अमी हलाहल मदभेद सेठ सखाम रत्नार, ये किसकी पंक्ति है? रसलीन की पंक्ति है। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। एक ऐसे ही है, बच्चन जी की भी है, अमे हलाहल मत भरे, कुछ ऐसे करती है, वो आप देख लीजिएगा। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस संदेह के लिए की जाती है? तो ये नाटक की जो समग्र सामग्री की सिद्धि है वो किसके लिए की जाती है? कार्य के लिए। भाषा और समाज आलोचना ग्रंथ किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। तो शर्मा जी ने 3 से 4 आलोचना ग्रंथ लिखे हैं, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक है भाषा और समाज। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए
द्वैतवाद अद्वैतवाद, इस पर भी हमने वीडियो बनाई है। और ठीक है, तो ये आपके संप्रदाय में ही है जो हम बात कर रहे थे। 2 प्रश्न आपके इसी सेक्शन में पूछ लिए गए हैं। एक तो अभी अभी जो हमने किया था कि हरिदास का जो हरिदासी संप्रदाय है ना, और एक अभी हमने नीचे किया द्वैत अद्वैत वाला। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, आज बस इतना ही रखते हैं। ये रहा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, है ना, हरिदास जी। और एक लास्ट प्रश्न, दो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। आधा घंटा बहुत है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के प्रश्नों की, बाकी सेक्शंस की, इसी तरह से डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब पर क्लिक करें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी न्यू वीडियोस आएंगी, अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड लक।